नमस्कार, हफ्ते की बात में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पिछले एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े अहम फैसले दिए हैं। सबरीमाला, एडल्टरी, अयोध्या का जजमेंट आया है, आधार का जजमेंट आया है और कल भीमा कोरेगांव का। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए उर्मिलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, न्यूज़ क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अयोध्या के जजमेंट से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भाजपा की राजनीति को देखा जाए तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जजमेंट रहा है पिछले, अगर 5 जजमेंट्स को देखा जाए तो। और एक मैं भूल गया हूँ, वो SC ST OBC और क्रीमी लेयर को लेके जो जजमेंट था। ये अयोध्या के जजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको लार्जर बेंच को रेफर करने से मना कर दिया है। देखिए, ये दोनों केस में हुआ है। मतलब SC ST वाला जो केस है, प्रमोशन वाला केस, उसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो अयोध्या वाला जो इशू है, वह हो सकता है, क्योंकि प्रकारांतर से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जजमेंट के बाद काफ़ी खुश थे। पूरे देश में काफ़ी एक खुशी की लहर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी वेलकम किया गया। और जाहिर है, जजमेंट जब आते हैं तो जिसको क्षोभ होता है वो दुखी होता है, जो और जिसको लगता है कि उसके पक्ष में गया है वो खुश होता है, नेचुरल है ये। लेकिन हम इससे जजमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन याद कीजिए कि ये दोनों जजमेंट्स जो हैं उनमें डिसेंट भी है। मतलब एक डिसेंटिंग वॉइस भी है जुडिशरी के अंदर ही। मतलब स्वयं असहमति एक व्यक्त करते हैं जज। तो हमें लगता है कि इस तरह के इश्यूज़ पर जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, उस पर जो असहमति की आवाज़ जुडिशरी से उठती है उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, उसको भी बिल्कुल हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो 2019 के पहले अगर नतीजा कोई आता है, इस जजमेंट आता है, तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। पक्ष में आता है तो भी, विपक्ष में आता है तो भी। तो ये मंदिर का और मस्जिद का जो मामला है भारत की सियासत में, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मसला बन गया है जो बहुत ही जनता के असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के और हाथ में शायद चल रहा है। 2019 के लिए यही एक मुद्दा भी हो उनके जी हाँ। पास। अब जहाँ तक आपका प्रश्न है SC ST प्रमोशन के मामले में, देखिए उसमें भी जो मुद्दा आया कि भी एक कहा गया कि हम जो हायर माने जो बेंच है, जो ज़्यादा बड़ी बेंच है, उसमें इसको रिफ़र किया जाना चाहिए था, क्योंकि नागराज का जो जजमेंट था 2006 का, नागराज वर्सेस इंडियन यूनियन, तो उस जजमेंट में एक बात की गई थी और वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि भाई हम जिस तरह से OBC के मामले में एक क्रीमी लेयर का जो की धारणा सामने लाई गई, वैसा इस तरह से किया जाए। और लेकिन उसको माना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांततः उसको एग्जीक्यूट करने को इस बार नहीं कहा है। उन्होंने SC ST में जो जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट है उसको एक धारणा के रूप में अभी रखा है। मैं समझता हूँ मीडिया में भी थोड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई है इसको लेकर। जो मैं पढ़ रहा था जजमेंट, उस जजमेंट के हिसाब से अभी प्रमोशन का रास्ता ज़रूर साफ हुआ है। लेकिन एक ज़रूर बात है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि SC ST में भी हम OBC की तरह क्रीमी लेयर का की धारणा को एक इवॉल्व करें, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन अब हमारा ये कहना है, और बहुत सारे जो कानून के जानकार लोग हैं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, और एक जर्नलिस्ट के नाते जो मैंने दोनों पक्षों को पढ़ा, इस बारे में जो भी व्याख्या की गई है उसमें एक पहलू रखा गया है। और वो पहलू ये है कि जब तक इंदिरा साहनी के जजमेंट को आप नहीं रिव्यू करते, तब तक इसको कैसे आप लागू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो SC ST के पक्ष को कोर्ट में रखने के पैरोकार लोग हैं, उनका साफ कहना है कि क्रीमी लेयर की जो धारणा है न तो संवैधानिक है, संविधान में कहीं नहीं है, संविधान सभा की किसी बहस में नहीं है। दुनिया भर में एफर्मेटिव एक्शंस जहाँ भी हैं, भले ही भारत की तरह वो जाति आधारित, वर्ण आधारित व्यवस्था वाले देश नहीं है, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है। और जिन जिन मुल्कों में है वहाँ कहीं भी इकोनॉमिक क्राइटेरियन इसमें नहीं सामने आता, यानी किसी तरह की लेयर को, क्रीमी लेयर को आप वहाँ पर शामिल नहीं करते। तो अंत में अगर हम देखें तो SC ST का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया है कोर्ट ने, जिसका खैर मकदम किया जा रहा है दलित वर्ग की तरफ से भी, उसमें अगर आप क्रीमी लेयर को जोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि
आर्थिक पहलू आरक्षण का आप सामने लाते हैं जो संविधान के प्रावधान के उलट है। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन पर आधारित है। मैं समझता हूं कि इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इन पांचों जजमेंट्स को, 5-6 जजमेंट्स को देखा जाए तो ये एक मिक्स बैग है जजमेंट्स का। एक तरफ आप सबरीमाला में औरतों की जो वुमेन की एंट्री है वो अलाउ कर रहे हैं, आर्टिकल 377 को स्क्रैप किया जा रहा है, एडल्ट्री को स्क्रैप किया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ आधार का जो जजमेंट है उसमें आपने मिडिल क्लास को तो खुश रखा है, पर जो सबसे पिछड़ा तबका है समाज का, जिसको लाइनें लगानी पड़ रही हैं राशन के लिए, पर आधार ना होने के कारण वो उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, वो कहीं छूट गया है उससे। भीमा कोरेगांव के वर्डिक्ट को कल देखिए, तो कोर्ट ने कह दिया है बेसिकली कि ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे, और ट्रायल कोर्ट ही के ज़रिए पुणे पुलिस यहाँ तक आती है और जो एक्टिविस्ट हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी करती है। तो एक बड़ा ही मिक्स बैग ऑफ जजमेंट्स रहा है ये पिछले 5-6 जजमेंट्स। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय, खासकर सुप्रीम कोर्ट जैसे शीर्ष जो न्यायालय है, अदालत है, उसके जजमेंट को जब हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि न तो हम एक न्यायविद हैं, न तो हम एक एक्टिविस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट के तौर पे हम जब एनालाइज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज और जनता का पक्ष ही हमें लेना चाहिए, कि समाज और जनता के परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण से हमको एक पत्रकार के रूप में न्यायालय के निर्णय की व्याख्या करनी चाहिए। और हम न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं कि वो क्यों किया, कैसे किया। हम ये देखते हैं जर्नलिस्ट के तौर पे अपने देश और समाज के हित में कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। मैं समझता हूँ कि जो आप जो जिन जजमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से कई जगह बेंचेज लगभग एक जैसी रही हैं, कुछ एक फेरबदल के अलावा इनमें एक कंसिस्टेंसी नहीं है कई जगह। ये एक मुझे लगता है पहलू उभर के आता है। दूसरा जो पहलू है कि कुछ एक पहलू बहुत ही शानदार हैं, जिसमें कि जैसे जेंडर इशू को एड्रेस किया गया है, और ये दोनों जो केसेस हैं वो बहुत ही कहा जा रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के लिए जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से दोनों बहुत हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जो अलग एक फैसला है वो बहुत ही चकित करने वाला है, जब वो कहती हैं कि और जाहिर है ऑनरेबल जस्टिस को ये पूरा अधिकार है कहने का, लेकिन वो ये कहती हैं कि सती प्रथा जैसी एक कुरीति को छोड़कर जो अन्य इश्यूज हैं धार्मिक मान्यताओं के, उन पर कोर्ट को फैसला करने का अधिकार या नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरह की बात वो कुछ कहती हैं, मैं शब्दशः नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी भी अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाएगी, और भविष्य में जब इस तरह के मसले आएंगे तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट का ये जजमेंट जो है उसमें लिया जाएगा। अब रही बात जो अंतिम जो फैसला जो हाल में आया भीमा कोरेगांव का, देखिए भीमा कोरेगांव को लेकर जो फैसला है कोर्ट का, मैं फिर ये कहूँगा कि एक जर्नलिस्ट के हिसाब से मैं इसको व्याख्यायित करना चाहता हूँ। कोर्ट पर और कोर्ट के मकसद या उस पर हम कुछ नहीं जा रहे हैं कि क्यों कोर्ट ने ऐसा किया, कैसे। हम ये कह रहे हैं कि ये फैसला डेमोक्रेटिक राइट्स के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, और अपने देश में इस वक्त जो इन दोनों पहलुओं का, डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का जो एक ब्रॉडर, एक बृहत्तर जो पिक्चर उभर रही है, उसको अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से ये बहुत दुर्भाग्यजनक फैसला है। और मैं इसलिए दुर्भाग्यजनक कह रहा हूँ पूरे सोच समझकर कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता है इस तरह के इश्यूज़ को लेकर, तो उससे पूरा देश प्रभावित होता है। न केवल जनता प्रभावित होती है, बल्कि तमाम जो व्यवस्था को संचालित करने वाली जो हमारी संस्थाएं हैं, एग्जीक्यूटिव है या दूसरे जो पहलू हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी, सभी प्रभावित होते हैं। जब कभी देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले फैसले आए हैं, वो बरसों बरस हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको स्ट्रेंथन करते रहे हैं। इस फैसले में एक बड़ी बात जो सामने आई है, ये भी फैसला बहुमत का नहीं है, 2 और 1 का फैसला है, यानी 2 जज फैसला एक देते हैं, एक जस्टिस चंद्रचूड़ एक अलग उनकी वॉइस है जो बिल्कुल उससे असहमति रखती है। मैं निजी तौर पे जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले को ज़्यादा जायज़,
कन्विंसिंग और लॉजिकल मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो जो माननीय न्यायाधीशों ने फैसला किया है मैं उनको ये कह रहा हूं कि वो बेमतलब हैं, बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से लॉजिक और जुडिशियल एक उसमें आर्गुमेंट के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन उसमें दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ये एक तारीख की घटना है जो 1 जनवरी की, जब वहाँ पर भीमा कोरेगांव में वायलेंस हुआ था, उसके मुतल्लिक पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया इन एक्टिविस्ट को। और जब 28 अगस्त को अरेस्ट हुई थी तो यही पहलू सामने लाया गया था। नंबर 1 कि उन्होंने वायलेंस में उनका योगदान है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो, जिस रूप में भी हो। दूसरा, ये भी जोड़ा गया पुलिस द्वारा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हत्या का जो एक साजिश रची जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं इन बुद्धिजीवियों या मानवाधिकारवादियों का कोई योगदान है या उसमें इनकी कथित संलिप्तता है। अब इन दोनों मामलों में मैं आपको बताऊं कि बड़ी दिलचस्प बात है कि जो पुलिस में जो एफआईआर कराया गया था वहाँ के लोगों द्वारा जो वायलेंस के शिकार हुए थे, और कौन लोग हुए थे, वो दलित थे। उन लोगों ने जो कहा था कि संभाजी भिड़े और एक बोटे साहब जो एक ज़माने में बीजेपी वगैरह के आसपास उसके ऐसे काउंसलर भी थे संभवतः, या शिवसेना, इसी तरह के हिंदुवादी किसी संगठन के थे। इन दो लोगों के समर्थकों ने लोगों पर हमला किया। ये नामजद एफआईआर है। एक बोटे साहब गिरफ्तार हुए, बाद में शायद रिहा हुए जमानत पर, लेकिन जो भिड़े साहब हैं जिनकी पहुंच देश की सर्वोच्च जो शक्तियां हैं उन तक है, बहुत ताकतवर आदमी हैं, गुरु भी कहते हैं जी जी जी। और मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं वो भी कई बार कह चुके हैं, उनकी महिमा में बहुत सारी बातें कह चुके हैं। इन लोगों को टच नहीं किया गया है। अब मेरा ये कहना है कि दलितों पर हमला करने की साजिश या हमला कराने वालों को कैसे वे लोग समर्थन देंगे जिन पर यह कहा जा रहा है कि ये दलितों के अंदर वायलेंस खड़ा करना चाहते हैं या दलितों को भड़का रहे हैं इस व्यवस्था के खिलाफ या इस देश के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि ये कन्विंसिंग लॉजिक नहीं है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की हत्या के षड्यंत्र की बात, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में जो उन्होंने अलग फैसला दिया है उसमें दिलचस्प बात ये लिखी है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एएसजी ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के समय, कि प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश में इन बुद्धिजीवियों के में किसी को भी लिंक करना ये बात नहीं है, और उन्होंने उसको सिरे से खारिज कर दिया है एक तरह से, और इसको चंद्रचूड़ साहब ने अपने फैसले में रिकॉर्ड किया है। अब मेरा ये कहना है कि दोनों जो आर्गुमेंट हैं इस मुद्दे पर वो मैं समझता हूं कि बहुत कमज़ोर साबित होते हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो बहुमत से फैसला किया वो किन कारणों से किया, कैसे किया, ये हम माननीय न्यायाधीशों के विवेक को चुनौती नहीं दे सकते और न उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हम इसके इम्प्लीकेशंस पर जरूर जा सकते हैं। इम्प्लीकेशन में एक बात प्रांजल जरूर है कि इससे भारत में जो गरीबों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, जो निचली एकदम पायदान पर खड़े लोग हैं, जिनको गांधी जी कहते थे अंतिम आदमी, और आजकल बीजेपी के भी लोग कहते हैं अंत्योदय, कि अंतिम आदमी का उदय हो, तो उस अंतिम आदमी या दलित और आदिवासी जो इस देश का है उसके पक्ष में मध्य वर्ग की तरफ से पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो आवाज़ उठाए जाने की प्रथा अपने देश में रही है और पूरी दुनिया में है डेमोक्रेसी में, वो आवाज़ कमज़ोर होगी। उस आवाज़ को उठाने का जो एक निर्भीक ढंग से साहस मध्य वर्ग पैदा करता है अपने विवेक से, अपनी समझदारी से, अपनी न्यायप्रियता से, उसमें कहीं ना कहीं एक भय पैदा होगा कि हमें और कोई बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। मैं समझता हूं कि हायर जुडिशरी को इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एक नागरिक और पत्रकार के रूप में मेरा ये कहना। आपने जस्टिस चंद्रचूड़ के जजमेंट की बात की कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये किया कि प्रधानमंत्री की हत्या से इन एक्टिविस्ट के अरेस्ट को लिंक करना मुश्किल है। इसके बावजूद एएसजी ने स्वयं कहा, एएसजी ने स्वयं कहा, इसके बावजूद कल शाम के अगर आप मीडिया चैनल्स में, स्पेशली रिपब्लिक टीवी जैसे मीडिया चैनल्स को देखें, तो वो लगातार वो जो असैसिनेशन प्लॉट है उसकी न्यूज़ फ्लैश करते हुए कहते हैं कि जो ये लॉबी है वो सीजीआई को अटैक कर रही है। तो क्या इन मीडिया हाउसेस के ऊपर भी कुछ जो संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, मैं आपको कोट करता हूं चंद्रचूड़ साहब को, जो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मैं आऊँगा इस पर। उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ साहब ने, कि अपने देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है वो डिरेल ना हो,
यह देखना भी हमारे न्यायालय का काम है। जब जेसीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे अधिकारी बाकायदा जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस दरमियान अगर मीडिया में जाकर जो अभियुक्त हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह रहे हैं जिनका कोई ब्यौरा नहीं है, जिनके बारे में पुष्टि नहीं है, तो ऐसे दौर में हमें चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस डिरेल ना हो, इसका भी हम ख्याल रखें। ये बात जब उन्होंने कही तो उनके दिमाग में यही बातें थीं जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस देश का मीडिया एक तरह से मीडिया ट्रायल कर रहा हो उन लोगों पर, और पुलिस और प्रशासन के लोग और सियासतदान, खासकर देश की सत्ता चला रहे दल के लोग अगर खुलेआम उनको कह रहे हो कि ये देशद्रोही हैं या आतंकवादी हैं, ये देश में विध्वंस के पक्ष में खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हैरतअंगेज़ बात है कि इसको किसी तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। और इसको अगर हम नज़रअंदाज इस तरह की प्रक्रियाओं को करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के लिए ये एक ख़तरनाक स्थिति पैदा होगी। और जहां तक इन लोगों का सवाल है जो ये एक्टिविस्ट हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहा जा रहा है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसके एक दिन पहले जो पुणे में मीटिंग हुई थी, उसमें उस मीटिंग के आयोजकों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस उस मीटिंग के आयोजकों या प्रायोजकों में से एक है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, वो वहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं थे उस मीटिंग में, फिर भी आपने उनको इम्प्लीकेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अध्याय जो है बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह का वक्त भी दिया है। हम समझते हैं कि इन 4 सप्ताहों में भले ही अभी मुश्किलें उनके सामने ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी बात रख सकते हैं। और एक ही बस पहलू है जिसकी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी है कि अब उनको हम उनको कोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम व्याख्या कर रहे हैं एक तरह से कि अब उनको फिर उसी पुणे पुलिस के पास जाना होगा पड़ताल के लिए जिसने उन पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। तो जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहते हुए उनके खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रही थी, वो उनके खिलाफ कैसे ऑब्जेक्टिव और निष्पक्ष ढंग की पड़ताल करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है इस मामले में। मैं समझता हूं कि ये सोचना चाहिए। शुक्रिया उर्मिलेश, यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।